नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं लेकर आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए पक्ष विपक्ष की शुरुआत करते हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं। असम विधानसभा में शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला हो गया है, जहां विधानसभा में अब शुक्रवार को नमाज के लिए ब्रेक को खत्म करने के नियम में 11वें संशोधन जो है उसमें कर दिया है। अब से जो नमाज के लिए विधानसभा में ब्रेक होता था वो नहीं दिया जाएगा। वहीं इस नियम का अनुपालन अब अगले सत्र से किया जाएगा। आपको बता दें, असम विधानसभा में कार्यवाही को हर शुक्रवार को दिन 11:30 बजे से नमाज के लिए रोक दिया जाता था, जो कि 2 घंटे का ब्रेक होता था। अब ये नियम सैयद सद्दुल्ला जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और तब से ये बदस्तूर चला आ रहा था। इसे लेकर इससे पहले भी आपत्ति इसको लेकर जताई गई थी, लेकिन इसे अब समाप्त नहीं किया गया था। वहीं असम विधानसभा में सर्वसम्मति से नियम 11 में संशोधन किया और अगली बैठकों से नमाज के नाम पर हर शुक्रवार को नमाज के लिए रुकने वाली कार्यवाही को रोकने पर अब प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आइए इस खबर का पक्ष बताएंगी लावनी जी। विकास, आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। तो असम विधानसभा द्वारा शुक्रवार की नमाज के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने के नियम में संशोधन हुआ है और इसी संशोधन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनी टिप्पणी दी है। झारखंड की राजधानी रांची पहुंचने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक अब खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से इसका समाधान निकाला। ये प्रथा 1937 में शुरू हुई थी और कल से इसे स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय में विशेष समुदाय के विधायक भी शामिल थे। ये निर्णय केवल मेरे द्वारा अकेले नहीं लिया गया, ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। हालांकि अब इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। तो इस खबर पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूंगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे। कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया। और चलिए अब इस खबर का विपक्ष जान लेते हैं। असम विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक खत्म होने पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि मुझे लगता है कि यह असंवैधानिक है और धर्म के पालन के अधिकार का उल्लंघन है। यह परंपरा 1937 से चली आ रही है। अचानक आपको क्या हो गया? मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर से कहता हूं कि बीजेपी सरकार और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं। वो हमारे भोजन, कपड़े, मदरसे और अब नमाज से नफरत करते हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीजेपी सरकार विकास और रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है। इसलिए वो इस मामले को लेकर आगे आए हैं ताकि ध्रुवीकरण करे और अपनी राजनीति करे। अभी मैंने देखा हिमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि अब जो असेंबली में 2 घंटे की इजाजत मिलती थी जुम्मा के दिन मुसलमान एमएलएस को नमाज पढ़ने की, वो रद्द की गई। मेरा ये मानना है कि सरासर संवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है और ये प्रथा 1937 से चली आ रही है। वहां पर अचानक से क्या हो गया आपको? देखिए, पहले भी बोल रहे थे, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जो मुख्यमंत्री है, ये खुली तौर से मुसलमानों के दुश्मन है। ये एंटी मुस्लिम सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे कपड़े पहनने से नफरत, हमारे मदरसों से नफरत, अब नमाज से नफरत है। आड़े दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ ना कुछ अनाप शराब बकवासबाजी करते रहते हैं। उसमें सब इन्होंने नमाज का ये कर दिया। अरे अगर 2 घंटे में मुसलमान इंसान जाता है जुम्मा के दिन, एक दिन हफ्ते में, और नमाज अगर उसने अदा कर दी, नमाज अदा करके आ गया, तो कौन सा ऊंट पहाड़ गिर जाता है? अरे इतनी बार जो सदन है आगे बढ़ जाता है, आज नहीं चलने दिया, तब कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, नमाज की ही तकलीफ है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार डेवलपमेंट, विकास, तमाम मुद्दों में फेल हो गई है।
बेरोजगारी खत्म करना उनको आता नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ गए कि किसी भी तरह मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, पोलराइज करो सिचुएशन को और अपनी सियासत को चमकाते रहो। तो मैं कहूंगा टोटल असंवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का भी उल्लंघन है और हमारा जो देश सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की दुहाई देता है उसके भी विरुद्ध है। और मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये क्या सबका साथ हो गया? आप एक ही समुदाय को टारगेट करोगे, उनको प्रैक्टिस जो रिलीजन करते हो उनके बीच में आप अपनी टांग अड़ा दोगे, तो कहां से सबका साथ हुआ? ये मोदी जी जवाब दीजिए आप इस बात का। तो आप देख रहे थे लगातार विपक्ष के जो नेता हैं उनके द्वारा इस पूरे मसले पर बयानबाजी भी हो रही है, वार पलटवार चल रहा है, लेकिन इसके इतर सर्वसम्मति से इस फैसले पर मुहर लग गई है कि जब अगला सत्र होगा तो किसी को इस तरह से कोई अतिरिक्त जो ब्रेक है वो अब नहीं दिया जाएगा। कोलकाता रेप मर्डर केस पर नजर डालते हैं, जहां मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस पर पहले से लीपापोती के कई आरोप लगे हुए हैं। सरकार घिरी हुई है। अब इस मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी कोई कमी उसमें नहीं देखी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा है और उन्होंने अपने पहले पत्र में भी नए कानून बनाने का जिक्र किया था और इस अगर पत्र की बात की जाए तो फिर से बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर कड़े केंद्रीय कानून और कठोर सजा दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, 22 अगस्त को लिखे गए पत्र को लेकर पीएम मोदी और भारत सरकार पर आरोप लगाया है उन्होंने और कहा कि संवेदनशील विषय पर प्रधानमंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्होंने कहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से उन्हें जो जवाब मिला था वो नाकाफी भी इस पर उन्होंने इसको करार दिया है। हालांकि अब इस खबर का पक्ष क्या है वो आपको लावनी जी बताएंगे। तो राजनीति चरम पर है, धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन कहें या इसे शक्ति प्रदर्शन कहें, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल शुक्रवार को पीएम मोदी को लिखे दूसरे पत्र में कहा गया कि 22 अगस्त को लिखा मेरा पत्र याद होगा, जिसमें लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा जाए तो ये जवाब नाकाफी है। मुझे लगता है कि इस मामले की गंभीरता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में सियासत चरम पर है, धरना प्रदर्शन जारी है। और आपको बता दें कि बीजेपी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये न्याय युद्ध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई इसे न्याय युद्ध माना जाए? क्या वाकई बंगाल में जो संग्राम चल रहा है उससे डॉक्टर बेटी को न्याय मिलेगा? ये सवाल अब भी ज्वलंत बना है। इन सब के बीच इस खबर पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं दिव्या से। चलिए खबर का विपक्ष जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र लिखे जाने के कुछ घंटों बाद ही केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा कानून महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से कड़े हैं। वहीं बीजेपी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 25 अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र का जवाब दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पत्र से लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पॉक्सो एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर रुचि ही नहीं दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने पत्र में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बलात्कार और पॉक्सो से संबंधित मामलों को संबंधित करने के लिए एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं करने का उल्लेख किया है। अमित मालवीय ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पत्र को ट्वीट करते हुए यानी कि पोस्ट करते हुए बताया है कि सरकार की योजना थी कि केंद्र सरकार और राज्य के बीच 60:40 के साझा आधार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। ये योजना अक्टूबर 2019 में ही शुरू की गई थी। 30 जून 2024 तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 409 स्पेशल पॉक्सो अदालत सहित
752 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं। योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को अब कुल 123 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट आवंटित किए गए थे, जिसमें 20 विशेष पॉक्सो अदालतें और 103 संयुक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शामिल थे। पर बंगाल सरकार इनमें से कोई भी अदालत जून 2023 तक चालू नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल ने 60 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुरू करने की प्रतिबद्धता जताते हुए जून 2023 में योजना में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। बाद में पश्चिम बंगाल को 17 FTSC आवंटित किए गए और 30 जून 2024 तक केवल 6 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें ही चालू हो सकी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं। दूसरी चिट्ठी थी। हालांकि अब बड़ा सवाल ये भी है, राजनीतिक गलियारों में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जिनके प्रदेश में ये पूरी घटना हुई है, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री स्वयं ममता बनर्जी हैं। एक महिला होने के नाते किस तरह से जिन्हें कानून के कसीदे पढ़ने चाहिए थे, वो आज चिट्ठी लिखकर कानून बनाने की नसीहत दे रही है। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में चल रही हैं। इस फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती नजर आ रही हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म को लेकर विवादों के बीच में ये घिरती फिल्म नजर आ रही है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद पहले सिख समुदाय ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की और अब फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन को भी रोकने को लेकर कहा गया है, रोक भी दिया गया है। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है। कंगना ने एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया और उसमें तमाम जानकारी साझा करते हुए यह आरोप लगाया कि उनकी फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह फिल्म 6 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। फिल्म की कहानी देश में साल 1975 में लागू हुई इमरजेंसी पर आधारित है। कंगना के अलावा इस फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और महिमा चौधरी के साथ मिलिंद सोमन भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म को लेकर फिल्म निर्माताओं को लीगल नोटिस भी जारी किया गया है। अब फिल्म पर रोक की खबर जो है वो भी सामने आ गई है। आइए इस खबर का पक्ष क्या है, लावनी जी आपको बताएं। धन्यवाद विकास। आइए इस खबर के पक्ष की तरफ चलते हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी की सर्टिफिकेशन पर लगी रोक के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें उठ रही हैं कि हमारी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसका सर्टिफिकेट रोक दिया गया है क्योंकि बहुत सारी धमकियां भी आ रही हैं। जान से मारने तक की धमकी मिल रही है। सेंसर बोर्ड को भी धमकियां मिल रही हैं। हम पर यह दबाव है कि हम इंदिरा गांधी की हत्या को ना दिखाएं, पंजाब में हुए उपद्रव को ना दिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि फिल्म में क्या दिखाएं। ऐसा क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो गई, ये अविश्वसनीय है। मैं माफी चाहती हूँ। इस खबर पर विपक्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं दिव्या से। उड़ रही है कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. और चलिए अब इस खबर के विपक्ष जान लेते हैं। फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगने पर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी ने खुशी जताई है। गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रोवाल ने कहा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक ने सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ साथ सेंसर बोर्ड को भी पत्र लिखा था। उन्होंने बताया है कि उनकी मंशा फिल्म का विरोध करने का सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें कंगना रनौत है।
हमारा स्टैंड हमारे तर्क पर आधारित है। उन्होंने जानकारी दी है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी एक कानूनी नोटिस जारी किया था और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये तो 6 सितंबर को ही पता चलेगा। कमेटी के महासचिव ने कहा कि कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कुछ भी प्रमोशनल स्टंट करती है। अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास न करने का फैसला किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये मामला सिर्फ सिखों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये देश में सौहार्द और सद्भाव की चिंताओं से जुड़ा हुआ मामला है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की भावनाओं की तर्जमानी करती है, उसने हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा था और उसके साथ ही एक पत्र जो सेंसर बोर्ड को भी लिखा था और उसमें ये बताई गई थी कि हमारा कोई फिल्म का विरोध करने का मकसद कोई विरोध नहीं है सिर्फ क्योंकि कंगना है उसमें, हमारा दलील के ऊपर है, हमारा कोई हिस्ट्री बिगाड़ी जा रही है और सिख कैरेक्टर है जो उसका जो हनन किया उसका हनन एक हिसाब से किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हमने जो एक्चुअल बात थी वो बताई थी। और उसके बाद में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनको नोटिस भी जारी किया, कानूनी नोटिस जारी किया और कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में भी जाके इसके खिलाफ अपनी रिट पिटीशन डाली है। सुना है कंगना के एक मैसेज से कि उसकी फिल्म को रोका गया है, लेकिन ये तो 6 तारीख को ही पता लगेगा। उसका कोई बयान तो नहीं आया क्योंकि कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करती है। वो कभी बोलती है कि मेरे को रेप की धमकी आ रही है, कभी बोल रही है मेरे को मारने की धमकी आ रही है। ये सब उसका मतलब फिल्म प्रमोशन का स्टंट है। लेकिन अगर ये सेंसर बोर्ड ने ये फैसला किया है तो अच्छा फैसला है, क्योंकि ये मामला अकेले सिखों का नहीं है, ये देश में आपसी भाईचारक सांच की फिक्रमंदी के लिए है। अगर ऐसा किया है तो अच्छा है, लेकिन हम वेट करेंगे जितनी देर तक सेंसर बोर्ड इस पे अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सकता। तो कंगना की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी पर अब लगातार विवाद चल रहा है, अलग अलग आपत्तियां जताई जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि फिल्म 6 को रिलीज हो रही है, तो इससे पहले तथ्यों पर इस तरह की प्रश्न चिन्ह उठाना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन क्या इस फिल्म पर रोक लगेगी या इसको फिर रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में, ये एक बड़ा सवाल है।